मेंशन की बत्तियां गुल हो चुकी थी। लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स दीवारों पर घूम रही थी और हूटर की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। बाहर बगीचे से अंधाधुंध गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थी। ठाय ठाय ठाय। छोटे मालिक, नीचे झुक जाइए। मिस्टर शर्मा ने घबराते हुए कबीर को खींचकर भारी ओक की लकड़ी की मेज के पीछे किया। कबीर का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा गुस्सा था। कल तक जो लड़का सिर्फ साइकिल की चेन टूटने और खाने के पैसे खत्म होने से डरता था, आज मौत को सामने देखकर उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। बाहर कबीर के प्राइवेट कमांडोज और हमलावरों के बीच भारी मुठभेड़ चल रही थी। तभी अचानक स्टडी रूम का आलीशान शीशे का दरवाजा टूटकर चकनाचूर हो गया। काले नकाब पहने दो शूटर हाथों में ऑटोमेटिक गन लिए कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनकी बंदूक की नली सीधे उस मेज की तरफ थी जिसके पीछे कबीर छुपा था। शर्मा, बुढ़े बाहर निकल और उस लड़के कबीर को हमारे हवाले कर दे। रुद्र प्रताप भाई का हुक्म है, एक शूटर ने कड़क आवाज में कहा। कबीर ने नीचे फर्श पर देखा। कांच का एक बड़ा नुकीला टुकड़ा उसके के पास पड़ा था। कबीर ने बिना एक पल गंवाए उस टुकड़े को हाथ में उठाया। उसने मिस्टर शर्मा की तरफ देखा और उंगली से शांत रहने का इशारा किया। जैसे ही एक शूटर मेज के करीब पहुंचा, कबीर ने बिजली की फुर्ती से नीचे से निकलकर कांच का वो नुकीला टुकड़ा सीधे उस शूटर के हाथ पर दे मारा। आह! शूटर की चीख निकल गई और उसकी बंदूक हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। कबीर ने तुरंत उसकी गिरी हुई बंदूक उठाई। उसने कभी बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन इस वक्त उसके अंदर अपने पिता के अपमान और मां की बेबसी का खून खौल रहा था। कबीर ने बंदूक तानकर दूसरे शूटर के पैर पर ट्रिगर दबा दिया। ठाय! दूसरा शूटर भी पैर पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। कबीर ने बंदूक की नली पहले शूटर के माथे पर टिका दी, जो अब डर से कांप रहा था। किसने भेजा है तुम्हें? कबीर की आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि कमरे का तापमान जैसे जम गया हो। रुद्र प्रताप भाई और आपके चाचा राजीव सिंघानिया ने। उन्होंने कहा था कि तुम्हें खत्म करते ही वसीयत अमान्य हो जाएगी। प्लीज हमें मत मारो, शूटर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसी वक्त कमरे की लाइट वापस आ गई। कमांडो विक्रम अपनी टीम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। बाहर के सभी हमलावर या तो मारे जा चुके थे या पकड़े जा चुके थे। कमरे का नजारा देखकर कमांडो विक्रम हैरान रह गया। एक 22 साल का लड़का जिसने कभी हथियार नहीं उठाया था, आज दो पेशेवर शूटरों को अपने घुटनों पर ले आया था। छोटे मालिक, आप ठीक तो है? मिस्टर शर्मा ने हांफते हुए पूछा। कबीर ने बंदूक विक्रम के हाथ में थमाई और अपने कोट पर लगी धूल को झाड़ा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। शर्मा जी, रुद्र प्रताप को लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड का किंग है और मेरे चाचा को लगता है कि मैं एक सीधा साधा बच्चा हूं जिसे वो डरा देंगे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी। कबीर मुड़ा और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। उन्हें समझा दो कि कबीर सिंघानिया सिर्फ सिंघानिया साम्राज्य की दौलत का वारिस नहीं है, बल्कि उस खून का वारिस है जिसने इस साम्राज्य को खड़ा किया है। विक्रम, जी बॉस। कमांडो विक्रम ने सैल्यूट किया। इन दोनों शूटरों को पुलिस के हवाले मत करना। इन्हें रुद्र प्रताप के दफ्तर के बाहर फेंक आओ। पर्ची छोड़ देना, जिस पर लिखा हो, यह कबीर सिंघानिया का पहला जवाब है। अगली बार लोग नहीं, तुम्हारा साम्राज्य वापस आएगा। कबीर का यह रूप देखकर मिस्टर शर्मा भी अंदर से कांप गए। उन्हें समझ आ गया था कि कबीर को अब किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं थी। वह खुद एक तूफान बन चुका था। लेकिन कबीर को नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दिल्ली में बैठे उसके चाचा राजीव और रुद्र प्रताप अब कबीर को बिजनेस के रास्ते कंगाल करने के लिए एक ऐसा जाल बिछाने जा रहे थे जिसकी कबीर ने कल्पना भी नहीं की थी।